नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों का धर्मांतरण कराने वाला कुख्यात बद्दो अदालत में पेश, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में कई पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज। और मुरादनगर में झुग्गियों में लगी आग, मासूम की मौत। अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने वाला मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो को गाजियाबाद पुलिस मुंबई से लेकर आई। उसे यहां अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसके मोबाइल से एक आईडी मिली है जिसका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने वाले शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने उसे मुंबई पुलिस के सहयोग से ठाणे से गिरफ्तार किया था। आज सुबह ही पुलिस बद्दो को लेकर गाजियाबाद पहुंची थी। इस दौरान उससे एटीएस, आईबी और एसटीएफ जैसी एजेंसियों ने पूछताछ की। कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल भी कराया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिनांक 30 मई को थाना कविनगर पे विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके मुख्य आरोपी बद्दो उर्फ शहनवाज को कविनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जानकारी में आया है कि बद्दो का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। उसके मोबाइल में 2 ईमेल आईडी मिली हैं। पहली आईडी उसके खुद के नाम से है और दूसरी किसी अन्य के नाम से। दूसरी आईडी में एक मेल भी मिला है। इसमें पाकिस्तान से जुड़ा एक पहचान पत्र मिला है। पुलिस आईडी की पहचान करने में जुटी है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में बद्दो ने जबरन धर्मांतरण की बात से इनकार किया है, मगर लड़कों को इस्लामिक सामग्री भेजने की बात उसने स्वीकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आपको भी ये समझना चाहिए कि आखिर ऑनलाइन गेम के जरिए कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इस प्लान के 3 चरण होते हैं। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करते रहें और उसके व्यवहार पर नजर रखें। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेला जाता है। दूसरे चरण में बच्चों से चैटिंग की जाती है और उन्हें इस्लाम के फायदे बताए जाते हैं। तीसरी बार में बच्चे को एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए शहनवाज उर्फ बद्दो का भी यही तरीका था। पहले स्टेप में शहनवाज हिंदू नाम से आईडी बनाता था, फिर युवाओं को खेलने के लिए उकसाता था। मामला इनके पाले में तब आता है जब युवक गेम हार जाता है। कोई भी लड़का गेम हारने के बाद निराश होने लगता है तो गिरोह के लोग इन्हें कहते हैं कि नमाज की आयतें पढ़ो तो जीत जाओ। इसके बाद जब लड़का आयत पढ़ने लगता है तो ये लोग साजिश के तहत उसको गेम जिताते हैं। ऐसा करते करते बच्चों को इस्लाम और नमाज की आयतों पर विश्वास होने लगता है। इस तरह गिरोह के सदस्य अपने पहले स्टेप में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में ये लोग बच्चों से चैटिंग करते हैं। ये लोग गेमिंग ऐप के जरिए उनसे चैटिंग करते हैं और उनका भरोसा जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद जब बच्चों को इन पर विश्वास हो जाता है तो ये लोग उनको इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बच्चों को जाकिर नाइक और तारिक जमील की वीडियो भी दिखाते हैं, जिसके जरिए उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बहकाया जाता है। जब बच्चे इनके जाल में फंसकर इस्लाम कबूल करने के लिए राजी हो जाते हैं तो इनका दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है। जब कोई भी बच्चा पूरी तरह से इस्लाम की तरफ झुक जाता है तो ये उसके नाम पर एफिडेविट बनाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गिरोह बच्चों का धर्मांतरण करा देते हैं। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने गाजियाबाद से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। बद्दो के धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है उसमें पता चला है कि बद्दो ने ऑनलाइन गेम फोर्टनाइट के जरिए दोस्ती की थी। इसके बाद डिस्कार्ड के जरिए दोनों में चैटिंग शुरू हुई। फोर्टनाइट खेलते खेलते आइसबॉक्स वाले स्टेज पर पहुंच गए और यहीं से बच्चे के धर्मांतरण की योजना पर काम शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की जो गाड़ी, जिस गाड़ी में उसे लाया जा रहा था, उसके एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। थाना विजयनगर पर दिलशाद खान सन ऑफ इकबाल, इनके खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया।
वाहन आयशर कैंटर चालक हुकुम सिंह और हेल्पर प्रवीण कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा की गई पिटाई के कारण ही उसकी मौत हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। यहाँ से खड़े उन्होंने बताया तो कह डेट हो गई, और हाँ डेट हो गई। कैसे हुई? कुछ नहीं बताया भैया, मेरे सब कुछ नहीं बताया मेरे बच्चे के बारे में। मेरे बच्चे के 3 बालक है छोटे छोटे, कुछ भी नहीं बता रहे। वो उसकी गाँव को गई भी थी, आज आई भैया इंद्रापुरम में आज आई। भैया यो मांग चलनी जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं, हमें नू बताओ। हमारे बच्चे का इंसाफ करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए अपना। भैया मुझे कुछ नहीं चाहता, अपने बालक का 3 बच्चे मेरे के इतने, जो बड़े चाहते हो वे कर दो। मेरा तो इंसाफ मेरे बालक के साथ, मेरे बालक का पता नहीं, अब बता दो कह रहे मरघटियों में। लोनी क्षेत्र में कल आग लगने से मां बेटी की मौत हो गई थी। आज ऐसी ही एक घटना मुरादनगर में हुई है। यहाँ झुग्गियों में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। उसकी छोटी बहन घायल है। आज थाना क्षेत्र मुरादनगर में गांव सुरैना में 11,000 लाइन बिजली के तारों की वजह से झोपड़ियों में आग लग गई। लगभग 2 बजे दोपहर में इसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पे सभी पुलिस वाले उपलब्ध है। एक 5 साल की लड़की शीतल जो मौके पे ही जल के उसकी मृत्यु हो गई, और उसी की छोटी बहन कशिश वो आंशिक रूप से जल गई थी, जिसका उपचार हो गया है। मौके पर फायर टेंडर है, आग बुझाई जा रही है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। अगले साल लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, कि हम सभी जानते हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने तो 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, जो पूरे 30 दिन का है और ये 30 जून तक चलेगा। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में नैमिषारण्य में चिंतन शिविर का आयोजन किया और वहाँ से लोकसभा चुनाव की तैयारी की हुंकार भी भरी है। बात भारतीय जनता पार्टी की करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। ऐसा संभावना ऐसी जताई जा रही है कि बहुत जल्द जिले महानगर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई पदाधिकारी बदल दिए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की जगह गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल को यूपी का प्रभारी बनाए जाने की चर्चा चल रही है। राधा मोहन सिंह नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। माना जा रहा है कि कई राज्यों में नए सिरे से प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति होगी। इसमें यूपी भी शामिल हो सकता है और CR पाटिल राधा मोहन सिंह की जगह ले सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी, उसमें पाटिल की बहुत खास भूमिका मानी जाती है। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रबंधन का उन्हें माहिर माना जाता है। वो नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीती 25 जनवरी को अपनी नई टीम घोषित की थी। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी दिए थे। माना जा रहा है कि महाजनसंपर्क अभियान के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा जिला अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चा भाजपा में है। गुजरात समेत 3 राज्यों पर बिपरजॉय नाम के चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इनसे प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें सरकार काम कर रही है, लोगों से वहाँ हटाया गया है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर चक्रवात क्यों आते हैं और सबसे भयानक चक्रवात कब कब आए। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठते हैं। भारत की तटों पर पहुंचे तूफानों के बारे में बात करें तो इतिहास में सबसे भयानक तूफान 1998 में आया था, जिसने बहुत भारी तबाही मचाई थी। 1 जून 2007 को गोनी नाम का एक सुपर साइक्लोन अरब सागर में विकसित हुआ था। इसने ओमान को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इस तूफान के जो निचले इलाके थे उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तेल, व्यापार, बुनियादी ढांचा, बिजली, टेलीफोन नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस तूफान से लगभग 50 लोगों की जान गई थी। साथ ही 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। चक्रवात नीलोफर अक्टूबर 2014 में आया था। अरब सागर के लिए तीसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात ये था। भारत, पाकिस्तान, ओमान के क्षेत्रों में तबाही इससे मची थी।
इसके विकराल रूप को देखकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। बहुत बड़ा विनाश इसमें हुआ था। अगला जो चक्रवात था उसका नाम था क्यार, जो 2019 में आया। ये भारत मौसम विभाग ने इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम दिया था। इस तूफान से बहुत से पेड़, घर उखड़ गए थे। गुजरात में 1 लाख से अधिक किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। पश्चिमी तट के साथ तीव्र बाढ़ आई थी और तेज हवाओं ने बिजली की लाइन, टेलीफोन की लाइन और खंभों को गिरा दिया था। इसके बाद 2020 के जून महीने में एक बड़ा भयंकर तूफान आया था जिसने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के क्षेत्र को प्रभावित किया था। उस वक्त कोविड महामारी अपने चरम पर थी। इस तूफान से 6000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस तूफान से घर, बिजली, सड़क, सभी तरह का नुकसान देश को झेलना पड़ा था। 2021 में मई में तूफान आया था जो गुजरात के दक्षिण तट से टकराया था। इसे 1998 के बाद के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक माना जाता है। भारी बारिश के बीच 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। 170 की मौत हो गई थी। हजारों मवेशी, वन्य जीव इसमें मारे गए थे। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी और 40,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विपक्षी दल एक गुट बनाने के मूड में है। विपक्ष की इस एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 23 जून को पटना में सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के लिए एक बैठक रखी है। बैठक में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। इस बैठक में असली फोकस जो होगा वो सीट बंटवारे को लेकर होगा, जीताऊ उम्मीदवारों को देखते हुए उनके चयन को लेकर होगा। एक जानकारी के अनुसार विपक्ष 450 सीटों पर एक उम्मीदवार लड़ाने की सहमति बनाने में जुटा है। हालांकि यही सबसे मुश्किल काम है और भाजपा के लिए यही सबसे सुखद समाचार है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में अपने पुराने गठबंधन को दोहराने के मूड में है। बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा में भी गठबंधन की बात चल रही है। जिन 7 राज्यों में विपक्ष की एकता खंडित होती दिखाई दे रही है उनमें दिल्ली है। दिल्ली में 7 सीटें। दिल्ली में भाजपा को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी देश का सबसे बड़ा विपक्ष है। इसी के चलते केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है या कर सकती है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। पंजाब में 13 सीट हैं। यहाँ भी वही हाल है। पंजाब में कांग्रेस को हराकर सत्ता आम आदमी पार्टी ने संभाली है। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते और इस पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ गए तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से टक्कर ली थी, कांग्रेस को हराया था। केरल में सीपीएम की सरकार है, वहाँ 20 लोकसभा सीट हैं। यहाँ अभी जो कांग्रेस को बढ़त मिली थी, इसी कारण कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटें सीपीएम को देना नहीं चाहेगी और सीपीएम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेगी। इसलिए यहाँ भी गठबंधन में दरार दिख रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर अब स्थिति साफ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी मुख्य पार्टी होने के चलते कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं होंगे। शिवसेना और एनसीपी आपस में भी जमीन बांटने के मूड में नहीं दिखाई देते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, सीपीएम है और इनका एक साथ मिलना आसान नहीं है, क्योंकि तीनों में से कोई भी अपने हिस्से की सीट किसी दूसरे को देने का नहीं सोच रहा है। तेलंगाना में भी यही हाल है। यहाँ जो मुख्य पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख लिया है। इस पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा को चलते हुए अपनी पार्टी का नाम बदला है। यही कारण है कि तेलंगाना में भी विपक्षी एकता एकजुट होती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे को लेकर अड़चनें पैदा हैं और ये आगे भी रहेंगी। यहाँ देखा जाए तो भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इसी के चलते सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस के बीच ठन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल। आसपास की खबरों को विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट के जरिए बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। नमस्कार।